नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास और 10th क्लास में लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 6 तक का हल हमने कर लिया था। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और पूरा वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7। और इसका अ के रूप में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का अ के रूप में जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण, है ना, ध्यान देना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा, है ना, एक उदाहरण यानी कि हमें एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, द्वारा क्या करना है? समझाना। यानी कि देखो, हमारे को कह रखा है यहाँ पर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको हमारे को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाना है, एक उदाहरण देना है इसमें। ठीक है, तो देखिएगा, किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके, कौन कौन क्रिया करेगा? अम्ल और क्षार क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे ध्यान देना, जैसे समझिए हमारे पास बच्चों क्या है? अम्ल है, HCl, है ना। HCl एक प्रबल अम्ल का काम करता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि कौन सा अम्ल प्रबल है ना। हम नॉर्मल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि, है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे। कौन कौन क्रिया करेगा? अम्ल और क्षार क्रिया करेगा और क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाता है, तो उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के बीच क्रिया होगी और यहाँ पर बनेगा NaCl और साथ में H2O, साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो जो ये रिएक्शन है किसका एग्जाम, देखो यहाँ पर ये लवण है ना, लवण है, और ये क्या बन गया हमारे पास? जल बन गया। ठीक है, तो यानी कि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार का काम कर रहा है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना रहे? लवण और जल बना रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया होगी इसको हम क्या कहने वाले हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब के रूप में जो क्वेश्चन दे रखा है, ब के रूप में जो क्वेश्चन है हमारा, समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक को, समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन क्या है? समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक, है ना, विषमांगी, ध्यान देना, समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक, है ना, उत्प्रेरक को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक को हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। ठीक है, कौन कौन से उत्प्रेरक बच्चों? एक तो है समांगी, है ना, समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक, इन दोनों को हमें एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाना, उदाहरण के द्वारा समझाना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, और दूसरा कौन सा हमारा? दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? समांगी उत्प्रेरक की। किसे कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक। ध्यान समझना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, देखो तीन चीजें होगी। एक तो होगा अभिकारक, है ना, समझना ध्यान से, एक तो अभिकारक है, एक क्या है हमारे पास? उत्प्रेरक। ठीक है, और एक है हमारे पास उत्पाद। ठीक है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था, इन तीनों की क्या है? भौतिक अवस्था, समझने की कोशिश करना, इन तीनों की
भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब क्या है कि देखो, भौतिक अवस्था का मतलब है कि वो जो ये जो है अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, ये ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में है, वो है भौतिक अवस्था। ठीक है, तो यदि अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद इनकी भौतिक अवस्था, तीनों की भौतिक अवस्था अगर समान है, समान का मतलब अगर मान लो अभिकारक सॉलिड के रूप में है तो उत्प्रेरक भी सॉलिड के रूप में होना चाहिए, उत्पाद भी किसमें, सॉलिड के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों की भौतिक अवस्था अगर समान है तो जो उत्प्रेरक होगा बच्चों, उत्प्रेरक होगा वो क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। समान ध्यान से वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, तो जो उत्प्रेरक होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे हमारा 2SO2 है ना, 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन बाई 2SO3 है ना, 2SO2 प्लस O2 और हमारे रिएक्शन हो रही है, क्या बढ़ रहा है, 2SO3, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक है बच्चों वो है NO है ना, NO का मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एक गैस अवस्था में होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक गैस है, ऑक्सीजन जो है ये भी एक गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी क्या है, एक गैस है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इन तीनों की, यानी ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास अभिकारक, ठीक है ना, ये हो गया अभिकारक, और ये क्या है यहाँ पर उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये है उत्पाद। ठीक है ना, तो इन तीनों की भौतिक अवस्था, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्था क्या आ रही है, समान आ रही है, यानी ये भी गैस में, ये भी गैस में और ये भी गैस में, तो तीनों की भौतिक अवस्था यहाँ पर क्या है, समान है। तो हम कहेंगे जो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये जो उत्प्रेरक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कैसा उत्प्रेरक होगा, समांगी उत्प्रेरक होगा। कैसा होगा, समांगी उत्प्रेरक होगा। बात समझिए, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, समांगी उत्प्रेरक कैसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, तो जो उत्प्रेरक होता है उसको हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं विषमांगी उत्प्रेरक की। किसकी बात कर लेते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या होगा, विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो। अब दो की बात कर रहे हैं, एक तो अभिकारक और एक क्या है बच्चों, एक तो अभिकारक और उत्प्रेरक। अब कंपैरिजन दोनों में कर रहे हैं, ठीक है, उत्पाद हम नहीं ले रहे, एक तो अभिकारक और एक कौन है, उत्प्रेरक। तो यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो, जैसे मान लो समझ ये सॉलिड अवस्था में है, गैस अवस्था में, तो क्या कह सकते हैं, अभिकारक सॉलिड रूप में है, अब उत्प्रेरक गैस रूप में है, तो दोनों की भौतिक अवस्था क्या होगी, अलग अलग होगी। समझ रहे हो नहीं, तो हम कहेंगे कि जो उत्प्रेरक होगा उस स्थिति में उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे, सुन लो ध्यान से, जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, तो जो उत्प्रेरक होता है उसको क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे N2 प्लस H2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3H2 है ना, N2 प्लस 3H2 रिएक्शन बाई यहाँ पर है आयरन। ठीक है, आयरन जो उत्प्रेरक हुआ वो है आयरन, तो ये सॉलिड अवस्था में होता है, और जबकि नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है, हाइड्रोजन भी गैस के रूप में होता है। यहाँ पर बनेगा NH3 है ना, 2NH3, तो ये भी गैस के रूप में, लेकिन इससे अपन को कोई मतलब नहीं है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो उत्प्रेरक है ना आयरन, देखो ये तो है हमारे पास अभिकारक, क्या है, अभिकारक, ठीक है ना, और ये हमारे पास उत्प्रेरक। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अभिकारक और उत्प्रेरक, देखो ये अभिकारक जो है गैसीय रूप में, और उत्प्रेरक जो है ये कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, यानी इसकी जो भौतिक अवस्था है वो ठोस है। तो उत्प्रेरक और अभिकारक इनकी भौतिक अवस्था क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो जो उत्प्रेरक होगा वो कैसा उत्प्रेरक होगा, विषमांगी उत्प्रेरक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस रिपीट कर देता हूँ, जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग होती है, तो जो उत्प्रेरक होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं और उनका उदाहरण, यानी एक एक उदाहरण हमने उनको समझाने के लिए दिया। ठीक है, और इतना ही करना है आपको, अभिक्रिया लिखनी है,
है ना, परिभाषा लिखनी है, यानी समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद एक एग्जाम्पल देना है। इसी प्रकार विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है और उसके बाद एक एग्जाम्पल देना है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब अपन को देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप इसको नोट कर लेना अ के रूप में और ब के रूप में, तभी जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिख पाऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 ही है और इसमें है स के रूप में, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स के रूप में जो क्वेश्चन है 7 का, स के रूप में जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है Cu प्लस H2, है ना, CuO प्लस H2 रिएक्शन बाई हमारे पास यहाँ पर बन रहा है Cu प्लस H2O, ये रिएक्शन हमें गिवन है। ठीक है ना, क्या दी गई, CuO प्लस H2 रिएक्शन बाई Cu प्लस H2O, ये रिएक्शन हमें दी गई है। और आइए हमें दे रखा है उपरोक्त अभिक्रिया, उपरोक्त अभिक्रिया, यानी जो अभिक्रिया हमें दी गई है ना, उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का ना, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है, यानी हमें बताना है इसमें कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ये दोनों बातें हमें बतानी है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पर CuO प्लस H2 रिएक्शन बाई Cu प्लस H2O, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो हम जानते हैं, ध्यान से इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, CuO यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में, किस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हम जानते हैं यदि किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया, तो यहाँ पर होगी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पर H2 है यानी हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन का योग होने के बाद क्या बन गया, H2O बन गया। अब ऑक्सीजन का योग होना कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ये होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन, यानी H2 का H2O में, H2 का H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, इतना हमें बताना। ये पूछा गया किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है, H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर बताना है कि किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये भी बता देंगे ना। देखो नीचे मेरे पास जगह कम है, आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, समझ जाना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर CuO का यानी कॉपर ऑक्साइड का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है। CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप नोट कर लेना। तो देखो इतना ही हमें बताना था, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। CuO प्लस H2 रिएक्शन बाई Cu प्लस H2 उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो हमने बताया इसमें कि देखो CuO कन्वर्ट हो रहा है Cu में, अब ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो अपचयन होगा, और H2 में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो क्या बना, H2, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का योग होना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब हमने देखा कि H2 में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यानी कि H2 का H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार CuO में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो इसका मतलब CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 3 क्वेश्चन हमने पढ़े दोस्तों। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा इसमें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाया, हमने समझाया। सेकेंड, समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक को एक उदाहरण द्वारा हमने समझा दिया है। और लास्ट में जो स के रूप में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छी तरह से हल करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसका अ के रूप में जो पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का अ के रूप में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं में ए को पहचाने, यानी कुछ अभिक्रियाएं हमें दी गई है और उनमें हमें ए को पहचाने। देखिएगा
क्वेश्चन दिया गया हमें निम्न अभिक्रियाओं में ना, निम्न अभिक्रियाओं में ना, निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए ना, एक को पहचानिए, ये हमें दिया गया है। निम्न अभिक्रियाओं में किसको पहचानिए, एक को पहचानना है, यानी ए क्या होगा उसको हमें पहचान करनी है और बताना है। तो ध्यान देना आपको कि निम्न, अब पहले इसमें पहली अभिक्रिया जो है हमारी वो है, ध्यान देना, पहली अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4 है ना, Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन हो रही है हमारे, और यहाँ पर दे रखा है A प्लस Cu। तो देखिएगा ए नहीं दिया गया है हमारे को, ए बताना है कि ए कौन सा पदार्थ होगा। अब हम जानते हैं, देखो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहा है, किससे क्रिया कर रहा है, कॉपर सल्फेट से, और रिएक्शन हो रही है, ए बना रहा है, साथ में कॉपर बाहर निकल रहा है, कॉपर बाहर निकल रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसका मतलब Zn जो है इस Cu को यहाँ से क्या करेगा, हटाएगा। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन बाई, अब Zn ने Cu को हटा दिया, यानी यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। इसका मतलब जो A होगा बच्चों, A जो है हम कह सकते हैं क्या होगा, ZnSO4 होगा। तो हम कहेंगे A जो है वो क्या होगा, ZnSO4। तो हमें इस प्रकार से इसको समझा देना, A क्या होगा यहाँ पर, A होगा ZnSO4 होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो A है वो क्या होगा यहाँ पर ZnSO4 रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे को दी गई है, नेक्स्ट रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है ये भी, सेकेंड अभिक्रिया। देखो ये बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए आपको चित्र समझना है। Na2SO4 प्लस दिया गया है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, रिएक्शन बाई दे रखा है A प्लस 2NaCl। अब समझना, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, A बन रहा है, साथ में NaCl बन रहा है। देखिएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो Na प्लस और SO4 माइनस 2 बनेगा, ठीक है, तभी तो जाएगा ये सूत्र बना। इसके बाद जब इसको तोड़ेंगे तो Ba प्लस 2 और Cl माइनस बनेगा, जब इसको तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब Na प्लस जो है वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। अब Ba प्लस 2 किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, तो क्या बनने वाला है, BaSO4, क्या बनेगा, Ba, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BaSO4, यानी कि जो A होगा, A जो होगा बच्चों वो क्या होगा, BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट होने वाला है। क्या होने वाला है, बेरियम सल्फेट होगा, BaSO4 होगा जब इस प्रकार से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इनके मध्य रिएक्शन हो रही है। यानी कि देखो Na प्लस Cl माइनस के साथ गया तो क्या बना, NaCl बना। इसी प्रकार Ba प्लस 2SO4 माइनस 2 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर BaSO4, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ये प्लस का है माइनस का है, बात समझ रहे हो नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। तो हमारा जो A आएगा यहाँ पर क्या आएगा, BaSO4 आने वाला है, तो हम आंसर में दे सकते हैं, अतः यहाँ पर A जो है BaSO4 होगा, ठीक है, ओके। अब जो है ये तो हमारे अ के रूप में क्वेश्चन हुआ ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 इसमें अ के रूप में पहला क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। ब के रूप में इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। ब के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब के रूप में, और ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, कितने, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, निम्नलिखित में कोई एक अंतर बताइए, है ना, निम्नलिखित में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कोई एक अंतर बताया ना, कोई एक अंतर, निम्नलिखित में कोई एक अंतर बताइए, निम्नलिखित में कोई एक अंतर बताइए, यानी कि कुछ हमारे पास हैं जिनमें हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो पहला है बच्चों, ध्यान देना, पहला है धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरक, है ना, धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक व ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसमें हमें अंतर बताना है, एक अंतर बताना, ज्यादा नहीं बताना। अब एक पूछा गया बच्चों तो एक ही बताना है, 2 मत बताओ, है ना, जबरदस्ती मत करो भाई इसके साथ, है ना, एक पूछा गया है इसका मतलब एक ही बताओ। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में अंतर बताना है, तो हम कह सकते हैं इसमें जब आंसर लिखेंगे इसमें अंतर लिखेंगे तो हम कह देंगे धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है, धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया है ना, धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक
अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया के वेग को है ना, के वेग को बढ़ाता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ना, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, घटाता है। समझ रहे हो, घटाता है। तो ये इनमें एक अंतर हो गया। हमने क्या कहा, जो धनात्मक उत्प्रेरक होगा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, जबकि जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, और इतना ही तो हमें बताना है, ज्यादा थोड़ी बताना है। एक अंतर पूछे गए, एक अंतर बताना है। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक जो होगा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा वो रासायनिक अभिक्रिया वेग को घटाएगा। अब बहुत सारे माइंड में आ रहा होगा ये धनात्मक उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। भाई इसकी हमने प्रॉपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, उत्प्रेरक के बारे में पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें ये तो हो गया हमारा जो ब के रूप में जो पहला था ना, ब के रूप में पहला हमारा धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरकों में अंतर ना। दूसरा यानी कि इसी में ब में सेकंड जो पूछा गया है, सेकंड किस में अंतर बताना हमें, सेकंड में ध्यान देना, उष्मीय अपघटन व विद्युत अपघटन है ना, ध्यान देना। उष्मीय अपघटन है ना, उष्मीय अपघटन व विद्युत अपघटन है ना, विद्युत अपघटन, इन दोनों में हमें अंतर बताना है। ठीक है, किस में, उष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन, इनमें क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। तो उष्मीय अपघटन हम कह सकते हैं, आंसर जब लिखेंगे हम तो उष्मीय अपघटन एक तरफ हम लिख सकते हैं, कैसे भी दे सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, उष्मीय अपघटन लिख दो, है ना, और एक तरफ लिख सकते हैं अपन विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन। अब एक अंतर बताना ना, कितना अंतर बताना, एक अंतर। तो हम कह सकते हैं उष्मीय अपघटन, यह अपघटन अभिक्रिया उष्मा द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, उष्मा द्वारा संपन्न होती है ना, उष्मा द्वारा संपन्न होती है। यानी जो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगी उष्मा द्वारा संपन्न होगी। और इधर लिख सकते हैं यह अपघटन अभिक्रिया विद्युत द्वारा संपन्न होती है ना, यह अपघटन अभिक्रिया जो है विद्युत द्वारा संपन्न होती है। तो ये इनमें क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं। तो यानी उष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन में एक अंतर आ गया कि जो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती है, यह अपघटन अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न होगी, उष्मा द्वारा संपन्न होगी। और जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया ये क्या, यह अपघटन अभिक्रिया विद्युत द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपन को अंतर लिखना है। ठीक है, ओके। अब तीसरा यानी कि स के रूप में, जो ब के रूप में तीसरा ना, ब का तीसरा किस में अंतर देना है अपन को, संकलन व विस्थापन अभिक्रिया ना। तीसरा है इंपॉर्टेंट है, संकलन व विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, संकलन व विस्थापन अभिक्रिया, इनमें हमें अंतर बताना है। किस में, एक तो है संकलन और एक है विस्थापन अभिक्रिया। अब संकलन का मैं बता दूं, इंग्लिश में बोला जाता है इसको एडिशन, क्या बोला जाता है, एडिशन। और इसका मतलब हो गया संयोजन अभिक्रिया ना, संयोजन इसका एक और नाम होता है। संयोजन को अपन क्या कह सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, इनमें अपन को अंतर बताना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तरफ लिख सकते हैं संकलन अभिक्रिया ना, एक तरफ संकलन अभिक्रिया लिख दो, और एक तरफ विस्थापन अभिक्रिया लिख सकते हैं ना, विस्थापन अभिक्रिया, एक तरफ विस्थापन अभिक्रिया लिख देंगे। अब इन दोनों में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। इन दोनों में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, एक तरफ है संकलन अभिक्रिया, एक तरफ विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें दो या दो से है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर है ना, पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, एक नया यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो संकलन अभिक्रिया होगी इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे। जबकि विस्थापन अभिक्रिया जो है इसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें एक पदार्थ दूसरे
पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। तो देखो दोनों में अंतर हमने बताया, संकलन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, बात समझ लो। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है, बात समझ रहे हो नहीं। तो उसे हम क्या करने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो स के रूप में क्वेश्चन रहने वाला है उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना बस आपको, है ना। स के रूप में वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा ना, स के रूप में उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष को एक उदाहरण द्वारा समझाया है ना। क्वेश्चन क्या है, उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष, है ना। उत्प्रेरक विष को एक उदाहरण द्वारा ना, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो यहाँ पर दो टर्म है, दो डेफिनेशन है। एक तो है उत्प्रेरक वर्धक, है ना, उत्प्रेरक वर्धक है, और एक क्या है, उत्प्रेरक विष। इनको हमें एक उदाहरण द्वारा समझाना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले उत्प्रेरक वर्धक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, उत्प्रेरक वर्धक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब किसे कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, किसे कहेंगे उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है। सुनो ध्यान से, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर, किसके साथ मिला रहे हैं, उत्प्रेरक के साथ मिला रहे हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया को नहीं बढ़ा रहे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे समझे, हमारे पास है बच्चों N2+ 3H2, और हम जानते हैं इसमें Fe यानी आयरन यूज होता है। क्या यूज होता है उत्प्रेरक के रूप में, आयरन। अब इसके साथ यदि मोलिब्डेनम, MO का मतलब होता है मोलिब्डेनम, ठीक है। MO का मतलब क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम, ठीक है ना। अगर आयरन के साथ हम मोलिब्डेनम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, मोलिब्डेनम, MO, तो यहाँ पर ये उत्प्रेरक, ये जो आयरन है इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो रिएक्शन होगी 2NH3, क्या होगी, 2NH3 अमोनिया बनेगा। तो हम कह रहे हैं कि जो मोलिब्डेनम है ये आयरन की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा, उत्प्रेरक वर्धक का काम करने वाला है, ठीक है। तो हमें ये रिएक्शन दे देनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाली रिएक्शन अपन को लिख देनी है, उदाहरण दे देना है, ठीक है। और बता देना है कि यहाँ MO जो है उत्प्रेरक वर्धक है ना, MO क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक है, आप समझ रहे हो नहीं। MO जो मोलिब्डेनम है ये किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक वर्धक का यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो वापस सुन लो, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक वर्धक वो कहलाने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेरक विष की, किसकी, उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं, उसका अब देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। जैसे रिएक्शन हम सेम लिखने वाले हैं, लेकिन देखना, जैसे N2+ 3H2 रिएक्शन बाई यहाँ पर Fe उत्प्रेरक है, लेकिन इसके साथ CO मिला दिया जाता है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इसमें मिला दी जाती है तो उत्प्रेरक विष का काम करेगी और यहाँ 2NH3 बनेगा। लेकिन इसकी गति को क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो CO यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ CO किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक विष है ना। यहाँ CO क्या है, उत्प्रेरक विष है। यहाँ CO क्या है भाई,
CO यहाँ पर उत्प्रेरक विष का काम करने वाला है। ठीक है, तो किसे कहेंगे उत्प्रेरक विष? वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्या कहलाने वाले हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।